आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का हल्ला बोल जारी है। मरकजी सरकार को इस इशू पर घेरने के लिए कांग्रेस के रहनुमाई में आज अपोजिशन पार्टियों की अहम मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग को कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी ने बुलाया था। मीटिंग के बाद सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी पर मोदी और शाह मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने सरकार की दहशतगर्दी देखी है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह सरकार लोगों पर जुल्म और बर्बरियत कर रही है और समाज में नफरत फैला रही है। हालांकि इस मीटिंग में अपोजिशन की बहुत सी पार्टियों ने शिरकत नहीं की, जिस पर एक तरह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, यह सरकार की तरफ से इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ बयान आया है, सबसे पहले वो रिएक्शन हम आपको सुनवाई देते हैं। अच्छी मीटिंग हुई और मेन बात यह हुई कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। उसके सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन आज सोनिया जी, राहुल जी मोदी जी की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा। और भाजपा की ओर से हम सोनिया जी और राहुल जी को पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। तो सरकार ने सवाल उठाया है अपोजिशन के इत्तेहाद पर, अपोजिशन की जो एकता है उस पर सवाल उठाया, क्योंकि कई अहम पार्टियां, अपोजिशन की पार्टियां जो आज इस मीटिंग में शरीक नहीं हुई, जिनमें टीएमसी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो आज अपोजिशन की इस अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुई। यानी अपोजिशन खेमे में ही सब कुछ एक तरह से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये जमातें एक तरफ जहां शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस अहम मीटिंग में शिरकत न करना कई सवाल खड़े करता है। आज इसी पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे और सवाल यही बनता है कि आखिर अपोजिशन जब कमजोर होगा तो क्या सरकार को वो झुका सकता है? क्या अपोजिशन की ये कमजोरी सरकार के लिए एक अच्छी निशानी है? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सीए का जो इशू, शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी का जो इशू चल रहा है, इस पर एक लंबी लड़ाई भी तहसीन पूनावाला लड़ रहे हैं, अर्जी गुजार भी हैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इनके अलावा शैलेश पांडे साहब स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं अपने मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करता हूं। कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ, टीएमसी लीडर भी इस इशू पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, हमने देखा कि आज अपोजिशन सरकार के खिलाफ जो सरकार का जो रवैया है एनआरसी और सीएए को लेकर, उस पर एक तरह से मीटिंग की अपोजिशन ने और अपोजिशन बैठा, उसने गौर व फिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपोजिशन भी एक तरह से बहुत मजबूत नहीं दिखा। कई ऐसी अपोजिशन की पार्टियां थी जो इसमें शामिल नहीं हुई। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आदाब और नए वर्ष की आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी पैनलिस्ट को। देखिए, दो चीज़ है कि हाँ, आज की जो मीटिंग थी उसमें सारा विपक्ष, ऑपोजिशन साथ में नहीं था। कुछ अलायंस पार्टनर्स जैसे शिवसेना महाराष्ट्र में अलायंस पार्टनर है, वे भी नहीं थे। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा, जैसे दिल्ली का भी चुनाव आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी
पॉलिटिकल बात है कि वो दिख नहीं सकती क्योंकि वो कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रही है। बंगाल में चुनाव है तो टीएमसी इकट्ठा हो नहीं सकती क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट साइड इकट्ठा लड़ेंगे वेस्ट बंगाल में। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखते हुए है। दूसरी चीज़ कि हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो फ्लोर मैनेजमेंट है खास करके राज्यसभा में, ये थोड़ा सा जो विपक्ष का ऑपोजिशन का कमजोर रहा है। इसे में मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है। इनफैक्ट जब आरटीआई में प्रावधान किए थे उसी वक्त अगर ऑपोजिशन एक होते वहां पर रोक दिए होते, देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, तो यहां तक 370 और सीए तक नहीं पहुंचती है हुकूमत। तो कुछ ऑपोजिशन ने चांसेस मिस कर दिया। आपको ये जानना होगा क्योंकि आपकी कमजोरी जाननी होगी। दूसरी आपकी कमजोरी ये है कि आप अपॉर्चुनिस्टिक लोगों के साथ डील कर रहे हो, जैसे बीजेडी है, जेडीयू है, नीतीश जी की पार्टी। अभी जेडीयू में प्रशांत किशोर कहते हैं कि सीए लागू नहीं होगा, लेकिन आपने राज्यसभा में वोट क्यों किया? मायावती जी कहती है सीए के हम विरोध में, आपके एक एमएलए ने वोट किया, दूसरे एमएलए ने वोट नहीं किया। तो कहीं इससे सब में राज्यसभा में नुकसान हो गया। बीजेडी में भी सेम चीज हुई। फिर उन्होंने मुसलमानों को बुलाकर इस पर मीटिंग की। नवीन पटनायक जी ने, मुसलमानों का ये मुद्दा है ही नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा अलग है, लेकिन नवीन पटनायक जी ने मीटिंग की। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे देश में अब सीए के विरोध ये एक आवाज बढ़ती जा रही है, जो छोटी पार्टियां है वो कांग्रेस की तरफ ग्रेविएट होगी, और जैसे जैसे उन्हें पावर दिखेगा कांग्रेस की तरफ, उन्हें ग्रेविएट होना पड़ेगा। कांग्रेस का एक एडवांटेज है, मैंने नेगेटिव्स आपको बता दी, अपनी बात खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। कांग्रेस का एक एडवांटेज बताते, कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी है, यानी कि जो पार्टी बहुत राइट पे जैसे शिवसेना, उसे भी मॉडरेट होकर सेंटर में आना पड़ता है, और जो बहुत लेफ्ट पे जैसे लेफ्ट की पार्टीज, वो हुकूमत में भी रही है कांग्रेस के साथ, उन्हें भी मॉडरेट करते सेंटर में आना पड़ता है। तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल एक फैल्कन बन सकती है जिसके इर्द गिर्द एक कोलिशन बन सकता है। लेकिन कांग्रेस को बड़ा भाई होकर, बड़ा दिल रखकर ज्यादा मेहनत करनी होगी, और वो कर भी रही है। जैसे उन्होंने झारखंड में किया, जैसे कर्नाटका में उन्होंने जेडीएस को वजीर आला का पोस्ट दे दिया, और भी करना होगा और कॉन्फिडेंस जीतना होगा। और एक चीज, अगर मैं आप मुझे 10 सेकंड और दे, 10 सेकंड और, कांग्रेस को एक और अश्योरेंस देना होगा, वो विंडिक्टिव नहीं बनेगी। देखिए कांग्रेस की हुकूमत में भी बहुत विंडिक्टिवनेस हुआ है छोटी पार्टियों की तरफ। आप इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज अगर आप कहते हो कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब तानाशाही है, वो डिक्टेटोरियल है, तो आपने भी इंस्टीट्यूशंस का गलत उपयोग किया। राहुल गांधी साहब को, प्रियंका जी को ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि वे ये नहीं करेंगे, जिससे और उनकी तरफ ग्रेविएट होगी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज। ये आपको ओपन करना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर लाना होगा, क्योंकि आज जो तस्वीर अपोजिशन की दिखी है, कहीं ना कहीं उससे एक मजबूती सरकार को जरूर मिली होगी। इस बीच मेरे साथ शिवम त्यागी जी, बीजेपी के लीडर हैं, वो भी डिबेट ज्वाइन कर चुके हैं। शिवम त्यागी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं उससे पहले शैलेश पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। शैलेश जी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने कहा या शिवसेना ने कहा कि वो एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं करेंगे, सरकार का यह कदम अवाम के एक तरह से खिलाफ है, लेकिन जब अपोजिशन इस इशू के खिलाफ यूनाइट होने की बात करता है तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना उससे दूरी बना लेते हैं। जी अबू जी, नहीं, इसमें दूरी बनाने का विषय नहीं है। विषय है कि आज जो बैठक दिल्ली में हुई जी, उसमें शिवसेना पार्टी को मैसेज नहीं आया, बुलावा नहीं था, तो बिना बुलावे तो हम किसी भी बैठक में किस तरह से जा सकते हैं। हालांकि हमारी जो स्टैंड है, शिवसेना का स्टैंड, तो उद्धव जी ने भी बताया है, संसद के अंदर हमारे सांसदों ने भी स्टैंड क्लियर कट बताया था। हमने सरकार से कुछ प्रश्न किए थे कि आप जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, तो श्रीलंका है और भी कई देश है जहां पे तमिल या हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां माइनॉरिटी है, तो उनके लिए आपने क्या किया? आपने धारा 370 हटाई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को क्या आपने वापस बसाया जो आपने वादा किया था? तो आप हिंदुत्व की, हिंदू की बात कर रहे, हिंदुत्व की ठेकेदारी लेने की बात करते हैं, लेकिन तमिल में रहने वाले जो अल्पसंख्यक है जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, वो क्या हिंदू नहीं थे? कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, क्या वो हिंदू नहीं है? कर्नाटक में जो बेलगांव मराठी भाषी क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र का ही भाग है था, और महाराष्ट्र के लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, बेलगांव के लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं मराठी भाषी वापस महाराष्ट्र में आने के लिए, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां के मराठी भाषिक हिंदुओं के साथ
अन्याय कर रही है। तो हमारे बहुत सारे प्रश्न थे कि जिसका हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए था, और वो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हमारा ये भी प्रश्न था कि आप जिन लोगों को लाने वाले हैं या जो लोग है पहले से, तो उनको आप कहां पे बसाएंगे, कौन से प्रदेश में कितने लोग हैं, कितने लोग बाहर से आने वाले हैं, और कहां पे कैसे बसाएंगे, क्या आपकी व्यवस्था है? जबकि आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। 45 सालों का बेरोजगारी का रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने तोड़ दिया है। इतनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, तरह तरह की समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हुई है, देश की जीडीपी घट चुकी है। तो इन बुरे हालात के दौर से जो देश गुजर रहा है, हम हमारे ही देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे, उनको सही जीवन शैली उपलब्ध नहीं करा पा रहे, महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है। लेकिन तो आप जो शैलेश जी, ये जो इश्यूज है, इसमें तो अपोजिशन को यूनाइट होकर आना पड़ेगा। अपोजिशन को तो एकता, अपोजिशन की जो एकता है, अगर अपोजिशन इस पर यूनाइट नहीं होगा तो ये इश्यूज फिर बाकी रह जाएंगे। सरकार से फिर अपोजिशन लड़ नहीं सकता है, सरकार के सामने अपोजिशन खड़ा नहीं हो सकता है। शैलेश पांडे जी, मैं इस पर और आपसे चर्चा करूंगा। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अतुल गंगवार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। अतुल गंगवार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं शिवम त्यागी आपके पास आना चाहूंगा। शिवम त्यागी जी, मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाह रहा हूं, जो भी रविशंकर प्रसाद जी अपनी पीसी में कह रहे थे कि बीजेपी को हर इश्यू में आखिर पाकिस्तान कैसे मिल जाता है, हर इश्यू को बीजेपी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ले जाकर जोड़ देता है। अब रविशंकर प्रसाद जी ने यही कहा कि भाई जो आज प्रस्ताव इस मीटिंग में हुआ है, अपोजिशन की मीटिंग में, इससे पाकिस्तान बहुत खुश होगा। कहा शिवसेना ने, और जो कांग्रेस की बात पर जवाब देने की बजाय आपकी बात का उन्होंने बचने की कोशिश की और बीजेपी की तरफ से राग छेड़ दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आज सबसे सही अगर कोई शायरी बनती है तो वो यही कि बस भरोसा ही छला जाता रहा है हर काल में, कौन बच पाया भला फंसने से फेंके जाल में। तो कुल मिला के जो पार्टियों को इकट्ठी करने की कोशिश करी थी वो तो धोखेबाजी कर दी इधर। अब और दूसरी बात आपने जो पाकिस्तान पर कही, पाकिस्तान को कहा रविशंकर जी ने कि पाकिस्तान खुश होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश किस तरह से अपने माइनॉरिटीज को प्रताड़ित करते हुए आए हैं। लगातार भारत की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का या कोई भी सरकार हो, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि माइनॉरिटीज की तरफ उसका जो रवैया रहा है उसको एक्सपोज करना चाहिए एज अ देश, एज अ नेशन, एज अ कंट्री। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, उल्टा इस चीज को ना करके वो और कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसके खिलाफ हैं, गलत है, ये सीए नहीं आना चाहिए, सीए को एनआरसी से जोड़कर देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा पाकिस्तान चलाता है, जो एजेंडा कहता है कि भारत जो है अब फिलहाल मुस्लिमों के खिलाफ होता जा रहा है, आरएसएस का देश बनता जा रहा है, वहां की माइनॉरिटी सेफ नहीं है, उनको दिक्कत है, वही भाषा तो बोली जा रही है। विपक्षी पार्टियों द्वारा सीए के ऊपर जो कमेंट्स हो रहे हैं वही तो कमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से मैच कर रहे हैं। तो अगर कोई भी मिनिस्टर कह रहे हैं या सरकार इस बात को कह रही है तो कहीं ना कहीं तो वो जायज है। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान साहब, आज जिस तरह से इस मीटिंग के बाद हमने देखा कि जाहिर सी बात है कि इस मीटिंग पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि अपोजिशन में जो यूनिटी, जो इत्तेहाद, जो एकता होनी चाहिए थी, वो एकता बिल्कुल नजर नहीं आई। कई अहम पार्टियां अपोजिशन की, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, इसके अलावा टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कई बड़ी पार्टियां थी जो आज इस अपोजिशन की मीटिंग में शामिल नहीं हुई। कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो ये बड़ा इशू, इस अहम इशू को लेकर उठी थी, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर अपोजिशन में ही एकता नहीं है, इसका मतलब एमएच खान साहब सब अपनी अपनी सियासत देख रहे हैं, सब अपने सबकी जो नजर वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स पर है, अपने अपने फायदे पर है। जी अबू हैरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, जो अपोजिशन में है आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जो अपोजिशन को इकट्ठा करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का कैरेक्टर है, जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद कर देती है। देखिए राजस्थान में क्या किया बीएसपी के साथ इन्होंने, उसके 6 एमएलए थे, अब जबकि बीएसपी ने कहा था कि कांग्रेस को सपोर्ट हम कर रहे हैं, अब कांग्रेस के सपोर्ट के बावजूद भी उन 6 एमएलए को डरा के, धमका कर और लालच देकर के तोड़ लिया। जी। कर्नाटक में क्या किया कांग्रेस ने बीएसपी के साथ, 1 एमएलए था उसको तोड़ लिया। तो कांग्रेस का कैरेक्टर बड़ा अजीब और गरीब हो चुका है।
देखिए कांग्रेस का जो वोट महाराष्ट्र में दिया, जो सेकुलर माइंडेड लोग थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस घूम फिर के चली गई शिवसेना के साथ। तो जो अपोजिशन का मेन किरदार निभाने वाली पार्टी कांग्रेस है, उसका चरित्र देखने में कुछ और है, करने में कुछ और है। उसका चरित्र नहीं है, वो खुद ही परेशान हाल है, क्या करे क्या न करें। जब आपका कैरेक्टर सही नहीं होगा, आप जो पार्टी अपोजिशन में है उनको इकट्ठा करने में आप लगे, उन्हीं के पार्टी के एमएलए को तोड़ेंगे आप, उन्हीं की पार्टी को तोड़ेंगे आप, तो अपोजिशन कहां से मजबूत हो पाएगी। तो सब लोग अपना अपना राग अपनी अपनी ढापलियां लाग रहे हैं। कांग्रेस जो है ये अपने चरित्र पर कहीं खरी नहीं उतर रही है। बिल्कुल। मैं गंगवार साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए, खालिद इबादुल्ला साहब, टीएमसी लीडर हैं, वो भी कोलकाता से मेरे साथ जुड़ गए। खालिद इबादुल्ला, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अतुल गंगवार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, अभी तक जितने पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी इसमें दो चीजें निकल कर आ रही है। पहली बात तो यह कि सीएए और एनआरसी का इशू बहुत अहम हो जाता है। अगर हम देखें, बहुत सेंसिटिव इशू एक तरह से पूरे मुल्क के लिए बनता जा रहा है, और इस पर उम्मीद की जा रही थी कि पूरा अपोजिशन एक होकर सरकार के खिलाफ आएगा। उसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन नाकाम रहा, एक चीज। और दूसरी चीज, अतुल गंगवार जी, मैं यह समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उससे कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टियां भाग रही हैं? नहीं, देखिए, आपका जो कहना है वो ठीक है किसी हद तक। दूसरा मेरा कहना है कि ये जो इशू है, एनआरसी का इशू हो गया, सीए का इशू हो गया, जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी नीयत में ही फर्क है। ये मुद्दे इससे पहले कांग्रेस लेकर आई थी। कांग्रेस चाहती थी इस देश में एनआरसी भी हो, नेशनल पॉपुलेशन चार्ट भी बने, वो भी हो, सीए भी लागू हो, ये सब लेकर वही आई थी। और उस समय इस पर कोई विरोध नहीं हुआ था, और उस समय कोई विपक्ष खड़ा नहीं हुआ था। और अगर आप देखा जाए तो उन्होंने भाजपा से भी समर्थन मांगा था और इस सब चीजों को ठीक करने की बात कही थी। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो एक खास तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इस देश में सत्ता के लिए, जैसे मुझसे पहले कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का चरित्र ही इस प्रकार का है कि जिस थाली में खाती है छेद करती है। चाहे वो जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र में वोट मांगे और फिर अपनी धुर विरोधी और हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सिर्फ भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस समय पूरी लड़ाई चल रही है वो भाजपा वर्सेस अदर्स चल रही है, और उसमें देश के हितों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप ये देखिए, धारा 370 और 35 से इस देश में से हटी, बड़ी शांति से सारा मामला निपट गया। राम मंदिर का मुद्दा जो हर बार चुनावों में उठाया जाता था कि भाई ये राम मंदिर नहीं बनाना चाहते, राम मंदिर पे काम नहीं करना चाहते, इतना बड़ा मुद्दा, कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने स्वीकार किया, मुसलमानों ने स्वीकार किया। जी, मैं आ रहा हूं इसके बाद जी। तो ये जो चीजें हैं, अब ये क्या हुआ कि अब जो ये इनको एक आड़ मिल गई, स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में इन्होंने अपना जो खेल रचा है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सन 47 से वही है, उसको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो कुछ भी करेगी। उसने देश का बंटवारा स्वीकार किया और आज देश को फिर उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। सपा उसके साथ नहीं है, बीएसपी उसके साथ नहीं है, जो दल उसके साथ हैं या तो उसके अलाइज हैं या फिर बहुत छोटे छोटे लोग हैं, एक एक नेता के दल हैं, उनका कोई समर्थन भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो अपना सत्ता के लिए जो काम कर सकती है वो कर रही है, और उसको विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, वो विपक्ष का इस्तेमाल कर रही है। और एक बात और है कि कम्युनिस्ट दल जिनको पिछले कुछ समय में बिल्कुल हाशिए पे निकल गए थे और सिर्फ जेएनयू में दिखाई देते थे या एएमयू में दिखाई देते थे या केरल में दिखाई दे रहे थे, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम भी कांग्रेस ने किया है। और देखिए, कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि सन 47 की गलती को सुधारता। इस देश में किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पिछले 70 बरस में नहीं हुई। सरकार भी कह रही है कि भाई हम जो इस देश के नागरिक हैं उनके लिए कहीं कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो फिर इसमें ऐसा क्या बड़ी बात हो जाती है कि जब सरकार भरोसा दिला रही है तो तमाम राजनीतिक दल देश के हित के लिए क्यों नहीं सामने आते? क्यों वोट बैंक की राजनीति करके मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे? बहुत छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, जो बात यहां पर गंगवार जी कह रहे थे कि कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस की नजर सिर्फ कुर्सी पर रहती है हमेशा। गंगवार जी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक सीनियर पत्रकार है। मैं कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक सीनियर पत्रकार अगर फैक्ट्स पर बात करे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो
सीएए कांग्रेस ले आई, शायद वे 1955 का 14A का 2003 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का अमेंडमेंट नहीं पढ़ा जिसके तहत ये आया था, कांग्रेस ये नहीं ले आई थी। 14A का अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, अनलेस उनको ये लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस के वजीर आजम थे। दूसरी चीज़, वही सिटीजनशिप एक्ट में एनपीआर और एनआरसी है। तो जो शिवम भाई कह रहे थे कि एनआरसी और एनपीआर को नहीं देख सकते, हम कानून को तो देखेंगे। कानून के एक ही एक्ट के तहत सीएए, एनपीआर है, एनआरसी है, वो तीनों को लागू करना पड़ेगा क्योंकि वो कानून है। कानून आधा लागू नहीं हो सकता। आपके दर्शकों को समझा दूं, कोई व्यक्ति आधा प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट कोई नहीं हो सकता। तो या तो कानून लागू होता है या तो कानून लागू नहीं होता। 14A है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का, 2003 में अमेंड हुआ था। तीसरी बात, सीनियर पत्रकार साहब कहते हैं कांग्रेस ने एनआरसी लाया था। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूं, जो एनआरसी कांग्रेस की थी और जो एनपीआर था, एनआरसी जो थी वो आसाम अकॉर्ड के तहत सिर्फ आसाम के लिए लाया गया था एनआरसी, क्योंकि वो एक अकॉर्ड के तहत हुआ था 1985 अकॉर्ड में 1971 के कट ऑफ डेट पे। आज जाकर नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गए आसाम? नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं गए? आज जाकर आसाम पे कह दो ना कि आपने 1971 का कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 किया है। क्यों किया है? वहां आसाम की आवाम को आप जवाब दीजिए। आप में गट्स नहीं है आसाम जाने को, ना नरेंद्र मोदी साहब ना अमित शाह साहब। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपने चेंज किया है डेट। कांग्रेस का एनपीआर सिर्फ आसाम के लिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था। तीसरी चीज, आप बार बार कहते हो कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित माइनॉरिटीज है उनके लिए सिटीजनशिप। दो सवाल और अपनी बात खत्म करता हूं। क्या 31 दिसंबर 2014 के बाद जो वहां पर पीड़ित माइनॉरिटीज पीड़ित नहीं है 31 दिसंबर 2014 के बाद? हमने लास्ट वीक ही देखा जो वहां पर गुरुद्वारा पर अटैक हुआ, तो आज भी पीड़ित है। तो फिर 31 दिसंबर 2014 का डेडलाइन क्यों, कहां से आया? दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि वहां के पीड़ित लोगों के लिए यह कानून लाया गया है, तो सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि वहां से जो पीड़ित लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, वो यहां आते, उनका हक बनता है यहां पे, खास करते वहां के माइनॉरिटीज को यहां पे सिटीजनशिप लेना। क्या 1948 से लेकर आज तक, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट है, 1955 से लेकर आज तक हमने किसी को नहीं दिया? सबको दिया। और खुद हुकूमत कहती है 30,000 लोग बाकी है। अगर 30,000 लोग बाकी, उनको दे दीजिए सिटीजनशिप। तो आप क्यों नेशनल टीवी पर झूठ बोलते हो? मुझे कानून पे आप हराइए, आप मुझे यहां वहां की बातें मत कीजिए। मैंने आपको सेक्शन बताया मैं कहां पर गलत हूं। मैं चैनल पे माफी मांगूंगा। नहीं, इस पर आगे बात करेंगे। गंगवार जी से भी इस पर जवाब लेंगे और शिवम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटा सा सवाल खालिद इबादुल्लाह को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। खालिद इबादुल्लाह साहब, ममता बनर्जी हमेशा कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट खड़ी नजर आती हैं, और एनआरसी का इशू है या इसके अलावा सीए का जो इशू है, शहरियत और नागरिकता का इशू, इस पर ममता बनर्जी बड़ी मजबूती के साथ वेस्ट बंगाल में लड़ रही है। अब जब कांग्रेस इस लड़ाई को पूरे मुल्क में ले जाने की बात कर रही है, तो ममता बनर्जी पीछे क्यों हट जाती हैं? खालिद इबादुल्लाह साहब। आपने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा सरकार के खिलाफ काम करती है। मैं आपसे बता दूं कि ममता बनर्जी हमेशा बंगाल की जनता के पक्ष में बात करने के लिए खड़ी होती है। बंगाल की जनता यह कह रही है कि यहाँ पे सीपीएम और कांग्रेस जिस तरह से जो हरकत की है, आपने देखा कि बंद के दिनों में तोड़फाड़, जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, बसों को जलाया गया, और मालदा के एक छोटा सा जगह में, एक कंस्टिट्यूंसी में जिस तरह से जो हरकत की गई है, उसके बावजूद फिर यहाँ पे बैठ के कांग्रेस और सीपीएम के नेता, जो यहाँ के विपक्ष नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी को जो नहीं बोलने का वो बोल रहे हैं, और फिर ममता बनर्जी उसी लोगों के साथ जाके वहां बैठेंगी। ये तो दोहरी नीति हो जाएगी ना। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार पूरे हिंदुस्तान में इसकी आंदोलन छेड़ना चाहती है। भाई, ममता बनर्जी ने जब से शुरुआत की है इस आंदोलन के, सीएए के खिलाफ में, और एनआरसी को नहीं लाने देंगे, उस दिन से पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर आंदोलन जिस तरह से छिड़ गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये 1947 का याद दिला देगा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि 1947 से भी ज्यादा बढ़कर यह आंदोलन रास्ते पे छिड़ गया है, जिसमें नौजवानों को, जिसमें छात्रों को, जिसमें महिलाओं को, और आपको देखने मिल रहा है शाहीन बाग और कलकत्ता शहर में जिस तरह से औरतें, ख्वातीन रास्ते पे और सड़कों पर उतरकर, मैदान में उतरकर लाखों की मजमा में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कहना पड़ेगा कि खालिद इबादुल्लाह, लेकिन जो कदम ममता बनर्जी ने उठाया, इससे तो साफ है कि ममता बनर्जी अपना फायदा या नुकसान देख रही हैं। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपना फायदा और नुकसान देख रही हैं।
देखिए ममता बनर्जी हमेशा अपने फायदा के लिए कभी काम नहीं किया है, पूरे बंगाल और भारत की जनता के लिए काम कर रही है और उस जनता के फायदा के लिए जहां पे उनको जाना होगा, जिस तरह से जाना होगा वो जाने को तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से बंगाल की खासकर जनता रास्तों पे उतरकर जिस तरह से उनके साथ आंदोलन में शिरकत की है, आपने देखा कि जब कहीं से गुजर रही है 15-17 आंदोलन रास्ते पे उतर के ये पूरे बंगाल में लाखों की तादाद, हजारों को आपके पास आना चाहूंगा, मुझे तादाद भी जाने से पहले एक कमेंट आपसे ले लेता हूं। शिवम, देखिए मीटिंग बड़े हंगामे के साथ मीटिंग अपोजिशन ने की थी, पूरे अपोजिशन को यूनाइट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस मीटिंग से पहले ही अपोजिशन का बिखराव नजर आया। पहले ही ममता बनर्जी ने मना कर दिया, शिवसेना, आम आदमी पार्टी ने, सबने मना कर दिया कि इस मीटिंग में हम शरीक नहीं होंगे। यह सरकार के लिए एक अच्छी निशानी है शिवम। अब वो बिल्कुल अभी नहीं हुआ। अभी शुरुआत में प्रोग्राम में कह रहे थे शहजाद पूनावाला कि राज्यसभा में चाहते तो रोक सकते थे, राज्यसभा में नहीं साहब, आप चाहते तो लोकसभा में भी एटलीस्ट वोटिंग पूरी कर सकते थे। विपक्ष में जब हम बात करते हैं इस बिल की, तो कम से कम अगर हम शिवसेना को लगा लें तो विपक्ष में 165 वोट पड़ने चाहिए थे। वोट कितने पड़े? 80। यानी को इसको लेकर सीरियस आप कभी थे ही नहीं। और कहीं ना कहीं जो बार बार कहा गया कि चैलेंजेस ये हैं कि लोग जो है इलेक्शंस में कुछ स्टेट्स जाने वाले हैं, इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहते। इसकी दूसरी वजह ये है क्योंकि सबको पता है उनको मुस्लिम वोट बैंक उनका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और कांग्रेस ने जो ये मीटिंग बुलाई है, कहीं ना कहीं अगर हम उस मीटिंग में जाते हैं तो मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े जो ठेकेदार हैं वो कांग्रेस के हो जाएंगे। और ऐसा ना हो कि हम जो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं और बार बार लोगों को डरा रहे हैं कि आप यहां पर सेफ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका फायदा भी कांग्रेस को ही मिल जाए। तो ये एक रीजन है। और सेक्शन 6 की जो शहजाद पूनावाला ने बात करी, मैं ब्रेक के बाद उसको भी पढ़ दूंगा। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ, दे सकता है एक एप्लीकेंट, लेकिन यहां पर जब शरणार्थियों की बात होती है, और सेक्शन 6 का पॉइंट 1 और 2 दोनों पढ़ दूंगा। शरणार्थियों के पास जो आए हैं, जो उधर माइनॉरिटीज या आए हैं, उन लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई अगर इस देश में आना चाहे, 2014 से 2019 के बीच में भी 560 लोग आए हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो लोग वहां पर किसी तरह से, जैसे कि वहां से एक विधायक आया है पीटीआई का बलदेव सिंह, वो आया था गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में मत्था टिकाने के बहाने से, और वो फिर वापस यहाँ से गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं जो किन्हीं वजहों से आ रहे हैं, नहीं है उनके पास कागज, आप क्या करेंगे? सरकार बनी है, प्राइम मिनिस्टर बने हुए, उनसे पूछिए अगर नागरिकता ही नहीं है तो ये सरकार कैसी है? ठीक है, मुझे बहुत छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद भी इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, ब्रेक के बाद भी इसी पर हम आएंगे। और सवाल यही उठ रहा है, क्या अपोजिशन जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अपना फायदा और नुकसान जरूर देख रहे हैं, और शायद यही वजह थी। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस के पीछे ये अपोजिशन पार्टियां नहीं आना चाह रही हैं, कांग्रेस की लीडरशिप इन पार्टियों को एक तरह से कबूल नहीं है, इस वजह से ये पार्टियां इस मीटिंग से आज दूर रही। इस पर भी हम बात करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि अपोजिशन तो शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी के खिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस अपोजिशन में ही एक बड़ा बिखराव है जो आज इस मीटिंग से पहले भी नजर आया। इस मीटिंग में अपोजिशन की कई अहम पार्टियों ने शिरकत नहीं की, जिससे एक कहा जाए कि बहुत सुकून मिला होगा सरकार को, और सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर जरूर होगी कि कहीं ना कहीं अपोजिशन ही जो है वो एक तरह से यूनाइट नहीं और मुत्तहिद नहीं है। इसका आखिर कितना असर सरकार पर हुआ होगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान साहब, क्या आपको लगता है कि एक बिखरा हुआ जो अपोजिशन है वो सरकार पर दबाव बना पाएगा? जिस तरह से आज हमने देखा कि कई अहम पार्टियां, अपोजिशन की जो बड़ी पार्टियां थी, वही आज की मीटिंग में शामिल नहीं थी, क्या असर होगा इसका सरकार पर? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये जो सीएए बिल पास हुआ है, इसके पहले किसी के कान में जू नहीं रेंग रही थी। पूरा पार्लियामेंट में बहस हो गई, राज्यसभा में बहस हो गई, और कितने राज्यसभा में जो है कांग्रेस के ही एमपी वोट कर गए या वॉकआउट कर गए। ये तो जामिया मिलिया के छात्रों ने जब इसका विरोध शुरू किया है तब पार्टियां आना शुरू कर दी हैं। अब आप देखिए, अब पार्टियां आना शुरू कर दी, इसके बाद कांग्रेस को लगा कि अभी मुद्दा हमारे हाथ से निकल जाएगा,
तो कांग्रेस को तो अपोजिशन के लोगों को ही पहले से, जैसे बीजेपी कमजोर कर रही है अपोजिशन को, इसी तरह से कांग्रेस भी अपोजिशन को कमजोर कर रही है। आप उस बात को नोट नहीं कर रहे हैं अबू हुरैरा साहब कि राजस्थान में बीएसपी के नहीं, राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए को कांग्रेस ने क्यों तोड़ा? आप सीएए का समर्थन कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। बीएसपी आपके साथ आ जाएगी। क्या पूछा? आपका सवाल का जवाब तो मैं दूं भाई? अबू हुरैरा साहब ने पूछे जवाब दूंगा मैं। समर्थन कर रहे हैं, आप कौन होते हैं आपका सवाल पूछने वाले? ठीक है, नहीं खालिद बादुल्ला मैं आ रहा हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो आप भारतीय जनता पार्टी का जो आप लगाना चाह रहे हैं, ऑयलिंग करना चाह रहे हैं, वो कीजिए भैया। खालिद साहब आप अपनी बात करिए, आप सवाल मुझसे नहीं कर सकते। ठीक है, मैं खालिद बादुल्ला मैं आ रहा हूं। कहां समर्थन कर रहा है खालिद बादुल्ला सब मैं आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, ठीक है, मैं सर के पास आ रहा हूं, बारी से आ रहा हूं। मैं खालिद बादुल्ला आपके पास आ रहा हूं। जाहिर सी बात है कि आपके सवाल का जवाब क्यों देंगे खान साहब? मैं तहसीन पूनावाला मैं आपके पास। खालिद साहब आप बीच में मैं नहीं बोल रहा था। नहीं ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, आपकी भी आवाज ठीक है खान साहब, आप अपनी बात रखिए ना। ठीक है खान साहब, जब मैं कांग्रेस पे सवाल उठा रहा हूं, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? ठीक है, कांग्रेस की मिर्ची आपको क्यों लग रही है? खालिद साहब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? खान साहब बात हो गई, खान साहब बात हो गई। मैं खालिद बादुल्ला मैं आऊंगा। मैं तहसीन पूनावाला लग रही है, मैं तहसीन पूनावाला जा रहा हूं, मिर्ची आपको लग रही है। खान साहब बात हो गई, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, खालिद बादुल्ला सुन रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला जी ले दे के पूरा मामला कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की लीडरशिप पर भी खड़ा हो रहा है। जिस तरह से इन पार्टियों ने एक तरह से मना कर दिया, ममता बनर्जी ने बाइकआउट कर दिया, शिवसेना और आम आदमी पार्टी कह रही है हमें तो पता ही नहीं कि कोई इस तरह की मीटिंग भी होने वाली है। इसके क्या कुछ इसके मानी निकाले जाएं? आज मुल्क के सामने जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, आज यूथ और स्टूडेंट जो हैं परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो अपोजिशन तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही कर रहा है, अपोजिशन तो सियासत कर रहा है इस पूरे इशू पर। देखिए, दो चीज़ें मैं आपके सवाल का जवाब देते कुछ फैक्ट्स दोबारा से आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। दो चीज़ें, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ ये विपक्ष की मीटिंग थी, लेकिन वो यूपीए का हिस्सा नहीं है। और आप देखते हो कि दिल्ली में चुनाव है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। इसके अलावा कुछ अगले साल वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है। तो मैं इस चीज़ को और टीएमसी भी यूपीए का हिस्सा नहीं है। तो अधिकतर जो पार्टीज आई थी वे आज यूपीए की पार्टीज थी। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि और आउटरीच होना चाहिए और खास करके प्रियंका जी को एक ज्यादा लीडरशिप का रोल लेते हुए ये बताना चाहिए कि जो गलतियां कांग्रेस ने पहले की वो आगे नहीं होगी। मैंने ये पहले भी की, उस बात को दोहराता हूं। लेकिन मुझे दो चीज कहनी है। शिवम भाई ने कहा, और ये बहुत अहम है आवाम के लिए जानने के लिए, कि देखिए 2014 से लेकर 2019 तक भी जो शरणार्थी आते गए हमारे मुल्क में, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उनको हमने सिटीजनशिप दी है। बिल्कुल सही कह रहे शिवम जी, मैं उनको बधाई देता हूं। यही तो बात मैं कह रहा हूं। 2014 से 2019 नहीं मेरे शिवम भाई, 1955 से हम शरणार्थी को दे रहे। तो अगर हम दे रहे तो फिर नए कानून बनाने की वजह क्या है? वो तो हम पहले से दे रहे। तो आपने मेरा फैक्ट करेक्ट कर दिया। मैंने जो सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट बोला, हालांकि आपने सेक्शन कोर्ट ने किया, मैंने आपको बताया। थैंक यू शिवम भाई। अब मैं आपको दूसरी चीज बोलता हूं शिवम भाई। अब आप हमें कहते हैं शिवम भाई कि देखिए ऐसा है कि यहां पर हम शरणार्थियों के लिए कानून ले आए। मैं आपसे दोबारा, आपसे या सीनियर पत्रकार से हाथ जोड़ के, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पर मैंने कानून पूरी तरह से पढ़ा है। आप मुझे पूरे कानून में बता दीजिए शरणार्थी शब्द, रेफ्यूजी शब्द कहां लिखा हुआ है? ना ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है, ना कानून में लिखा है। कहां लिखा है? आप बता दीजिए। मैं दोबारा से दूसरा चैलेंज देता हूं, मैं दोबारा से माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। मैं अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। शिवम त्यागी, शिवम जी, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, बात बिल्कुल साफ है। यहां पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की हम बात कर रहे हैं और जिसमें से मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, जो स्पेसिफिकली इस बिल की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जब यहां पर सेक्शन है तो इस अलग सर कानून में कहां लिखा हुआ है? इसको बहुत छोटा इंसान हूं, आप मेरे को सेक्शन बता दीजिए। यहां पर सर आप सेक्शन बता दीजिए, मैं हाथ जोड़ दूंगा। इसलिए है मुस्लिम्स इसमें इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करता है तो वो इस देश में आ सकता है, लेकिन तारों के नीचे से नहीं आ सकता। तहसीन पूनावाला जी, आपको भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स जाना होता है तो
तो वीजा के लिए एप्लीकेशन लेकर जाते कहीं हैं ना ना, कहीं सामने वाले के श्रीलंका ऊपर से भी डिटरमाइन तो करता है कि वो आपको आपको वीजा दे। मुझे यूएसए की बात मत कीजिए आपने, और एक और सर, मुझे यूएसए की बात मत कीजिए, चाइना की बात मत कीजिए, एक और चीज मैं जर्मनी आपको की कहना बात मत चाहता कीजिए। हूं, मुझे इस कानून में एक बताएं और कहां चीज लिखा हुआ मैं है। आपको कहना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं? आप मुझे कांग्रेस कानून का में बताएं स्टैंड, कहां लिखा हुआ कांग्रेस है, का आपको कौन से रणदीप नंबर सुरजेवाला पर की लिखा वो हुआ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ये याद सब है क्या? छोड़िए, कहां रणदीप लिखा हुआ है सुरजेवाला बताइए की मुझे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है अरे क्या? रणदीप सुरजेवाला एनपीआर इज छोड़ो, द बेबी आप ऑफ मुझे द बताएं कानून में क्या एनआरसी। लिखा हुआ है। मतलब एक चीज बताइए, जब रणदीप सुरजेवाला कहे कि एनपीआर इज द बेबी ऑफ एनआरसी तो ठीक है, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है तो आपको यह मंजूर नहीं है। मतलब जब इस काम को आप कर रहे थे तो तब एकदम ठीक थे तहसीन पुणेवाला, अरे भाई, जब भारतीय कह रहे जनता थे पार्टी रणदीप तो सुरजेवाला धर्म को दैट लेकर एनपीआर इज द NRC कर बेबी रही है। ऑफ एनआरसी, धर्म को तब आपको कोई भाई, दिक्कत जहां नहीं पे थी। आज आपको आर्टिकल एनआरसी से 19, दिक्कत है, आर्टिकल आज 14, आपको आर्टिकल सीएए से 20 भी को दिक्कत है। वायलेट कर रही है। बहरहाल सरकार जहां पे एनआरसी पर तो इंफिनिटी बात को ही नहीं कर रही, वायलेट बात कर सिर्फ रही है। सीएए की आर्टिकल हो को रही है। वायलेट कर, पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश अबूजी, करना मुझे एक चाह रही है। मिनट दीजिए। इसको क्लियर कीजिए आप पहले। आप तो नहीं, ठीक है। अबूजी, खालिद बाबूल्ला, मैं आ रहा हूं। देखिए, तहसीन और शिवम त्यागी के दरमियान बात हो रही है। मैं खालिद आपको भी बीच में जोड़ूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए जी। तहसीन पूनावाला, मैं क्योंकि सारे पहले सभी देखिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी वेट कर रहे हैं। मैं तहसीन पूनावाला सिर्फ 20 सेकंड आपको दे रहा हूं जी। शिवम जी, में बहुत संक्षिप्त है, 30 सेकंड से कम में। शिवम जी, मैं आपकी सारी बात मानता हूं, आप मुझे सेक्शन बता दीजिए कहां लिखा हुआ है रेफ्यूजीज और परसिक्यूटेड की डेफिनेशन कहां लिखा है। मैं नेशनल टीवी पे माफी मांगने को तैयार हूं, आप सेक्शन नंबर बता दीजिए मुझे, गूगल कीजिए, 5 मिनट दीजिए गूगल करने के लिए। कहना चाहता हूं, मैं खुद मेरे कहता हूं, लिए NPR is the first step to NRC। ठीक है, मैं आप मुझे सेक्शन नंबर बता दीजिए, मैं माफी मांगूंगा। बोलिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि जब आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है जिससे आप एसोसिएटेड थे कि एनपीआर इज द बेबी ऑफ एनआरसी, सेक्शन तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं और ये पूरा देश उसको देख रहा होता है। वही चीज अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? वो जो 1971 के अकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कोट कर रहा हूं आपको 2009-2010 की, उसमें रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए लगातार तहसीन बात हो गई, शिवम ने जवाब भी दे दिया। अब डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। मैं खालिद आ रहा हूं, मैं अतुल गंगवार जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, नहीं ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। मैं अतुल गंगवार जी आपके पास आना चाहूंगा। अतुल गंगवार जी, बार बार अपोजिशन यही कह रहा है, आज फिर सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार और मोदी और अमित शाह जो हैं ये मुल्क को गुमराह कर रहे हैं इस इशू को लेकर। यहां पर दो चीजें हैं गंगवार जी, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन ये तो समझना नहीं चाह रहा, या वाकई में सरकार समझा नहीं पा रही कहीं ना कहीं? देखिए, तहसीन भाई पूनावाला जी ने अभी जो एक बात कही कि शिवसेना उनके अलायंस का हिस्सा नहीं थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वहां पे उनको उसका यूपी का हिस्सा नहीं है, उसमें उनको चुनाव लड़ना है, उसके खिलाफ ही लड़ना है। और ममता बनर्जी भी क्योंकि झंडा बरदारी उठा के बैठी हुई है और वो यूपीए का हिस्सा नहीं, उसको नहीं बुलाया। देखिए, कांग्रेस की नीयत सीधे सीधे समझनी चाहिए। उनकी नीयत सिर्फ इतना है कि आज मुसलमान वोटों के लिए किस प्रकार से कौन उसका झंडा बरदार हो, उसमें तमाम आप बातें कर लें। जैसे पूनावाला जी ने कहा कि भाई एनआरसी हम एक खास असम के लिए लेकर आए थे, उसकी सोच के लिए लेकर आए थे। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आप देश के लोगों को सड़कों पर लाकर उनके साथ तोड़फोड़ मचवाकर क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं इस बारे में मुस्लिम कम्युनिटी को बताते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि भाई देखिए इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, आपके लिए, इस देश के मुसलमान नागरिक के लिए अच्छा है, बाहर से आने वालों के लिए तकलीफ हो सकती है जो शरणार्थी या जो इस देश में आना चाहते हैं। और शिवम भाई ने भी हर बार स्पष्ट किया है कि आप कुल मिलाकर आप मुसलमान वोटों के लिए इस देश को किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकते हैं, किस तरीके। ठीक है, लेकिन जामिया में जिस प्रकार से कांग्रेस और आपके विधायकों, जो पूर्व विधायक थे और जो आप आम आदमी पार्टी के विधायक थे, अतुल गंगवार जी, क्या एनआरसी और सीएए का जो इशू है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मांझी ने कहा कि इससे गरीब और पिछड़े भी परेशान होंगे, दलित भी परेशान होंगे, पूरे मुल्क को लाइन में लगना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान से क्या आपको लगता है कि ये इशू सिर्फ मुसलमानों के लिए? गंगवार साहब,
बताइए ना कैसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर इसको कोई भी जस्टिफाई कर दे, तहसीन पूनावाला इज अ लॉयर, इससे गरीब लोग कैसे परेशान होंगे, कोई बताइए जरा, इसका कोई तथ्य तो दीजिए। नहीं, दूसरी कैसे? दूसरी एक चीज और भी है कि जिस अरे तरीके गरीब से लोग ये कैसे पूरा इशू परेशान उठाया गया, होंगे? मुसलमानों अब के लिए जिसके बना दिया पास गया, कागजात जब नहीं है, गरीबों की जिसके आप बात पास घर करते का हैं, कागजात गरीबों नहीं है, के बारे में आप जिसके- कहते हैं, जो लोग तो वो बाढ़ भी में आप तथ्य लेकर तालाब आइए में ना, अपनी देश के कागजात सामने गंवा पूरे चुके प्रॉपर हैं, तरीके से जिनको रखिए। रहने का आप घर हर नहीं जगह है, जाकर जो लोग आप कहते हैं फुटपाथ पे कि सोते हैं, अमित शाह और जो लोग मोदी फुटपाथ गुमराह पे कर सोकर रहे हैं। ठीक है, काम करते ठीक है, हैं, ठीक है, वो लोग गंगवार कहाँ से गंगवार साहब बात हो गई। मैं खालिद इबादुल्लाह, खालिद इबादुल्लाह, मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके आप लोग बात रख लीजिए। खालिद इबादुल्लाह, अब आप बोलिए। खालिद इबादुल्लाह, शिवम ने मेरी बात पर कहा कि गरीबों का मसला नहीं है, पिछड़ों का मसला नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ मुसलमानों का ही इशू है ये? खालिद इबादुल्लाह, कैसे बातें कर रहे हैं? ये गरीबों का ज्यादा मसला है, जिसके पास कागजात नहीं है, जो लोग कैसे? फुटपाथ पे सोते हैं, वो कहां से कागजात लाएंगे? चाहिए किसे? जो लोग सैलाब में जिनका घर कागजात उजड़ गया, चाहिए वो लोग कहां से CAA में? कागजात लाएंगे? जो लोग अरे सुबह उठ के कागजात फुटपाथ पे मांगी काम नहीं करके रही चले सरकार। आते हैं और रात को सो के खा लेते हैं, वो लोग कहां से कागजात एक्ट लाएंगे? में इनसे कोई एक पूछिए, बड़ी कागज मुश्किल नहीं की बात चाहिए। है। मैं पार्टी के अगर सवाल भी है, परेशानी अगर ये ये है कि हिंदुस्तानी आप भी है, इस देश के मुसलमानों को मुसलमान भी भी है, ऐसे ही बरकरार हिंदुस्तानी है, है। अगर उनके इस कागजात देश अगर में नहीं है, वो कागज नहीं सैलाब चाहिए में इस खो देश गया के है, मुसलमान अगर या बाढ़ किसी में और उनका जाति खो गया है, आपने जो इतने बड़े प्रोटेस्ट खड़े कर लिए, जिस तरह से लोगों को झूठ बोला है, जो आपको फुटपाथ पे पता ही सोते नहीं है हैं, कि कागज नहीं उनको चाहिए। क्या आपने कहेंगे आप? कागज मान उनके कौन रहा है? साथ किस तरह से सलूक पेश करेंगे आप? कागज ये सब मान बताएं कौन ना। रहा है आप आपसे? गरीबी को नहीं देख रहे हैं, कितना कहां तक गरीबी चला गया है हिंदुस्तान में। कहीं गरीबी से भी इतनी विषय खराब को अवस्था कहीं हो भी चुकी लेकर है, चले जाएं। 45 साल अगर आप के मुसलमान बाद पे ऐसा नहीं पहली चलेंगे बार तो हुआ हम है। गरीबों पर आ नौकरियों की जाएंगे। कमी है, कोई यहाँ पे हाहाकार होया हुआ है, प्याज की कीमत कहां पे कहां छूने जा रही है। अभी मैं देख रहा था टीवी में कि महंगाई फिर से बढ़ रही है, कल परसों से महंगाई इतना बढ़ जाएगा कि गरीब और गरीब हो जाएगा। विषय कोई है, इसके बारे आप में इनको भटकाने फिक्र के नहीं लिए है। आप महंगाई ये लोग ले आएंगे, मुसलमान और बेरोजगारी ले हिंदू, आएंगे। मंदिर और मस्जिद, आप पाकिस्तान, इसी तरीके से बांग्लादेश, आप अफगानिस्तान, ठीक है, क्यों ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खालिद बांग्लादेश की बातें करते हैं। ठीक है, खालिद साहब बात हो गई। जिसको खालिद हिंदुस्तान इबादुल्लाह, फूकेगा तो उड़ जाएगा। ठीक है। आपको करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए पाकिस्तान ठीक के है, नहीं, ठीक है। चाइना से शैलेश मुकाबला शैलेश जी करने बहुत की देर से बात वेट कर रहे हैं, पार्टी वेट कर रहे हैं। अमेरिका मैं से तहसीन पूनावाला उसके बाद आऊंगा। 45 मिनट शैलेश पांडे साहब, हमारा ठीक है, ठीक है। शैलेश पांडे जी, देखिए बात अपोजिशन की मजबूती की होती, लेकिन आज तो जो अबू जी, तस्वीर थी, मैं इस मीटिंग की जो तस्वीर थी उसने क्लियर कर दिया अबू कि जी, मैं- अपोजिशन में ही यूनिटी नहीं है, अबू जी, अपोजिशन में मजबूती नहीं है। जी पांडे साहब, अबू जी, इस चर्चा में मेरा प्रश्न यही है कि इस देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब लोकसभा में सबको संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि सीए हम ला रहे, हमने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लोगों से, वहां के प्रशासनिक लोगों से, एनजीओ से, सभी को हमने विश्वास में लेकर हम ये मसौदा ला रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने जब सबको विश्वास में लिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये आग देश में क्यों लगी? जगह जगह पे इसके खिलाफ क्यों अभियान चल रहे, क्यों आंदोलन हो रहे, क्यों वहां हर राज्यों से लोग रास्ते पर उतर रहे? इतना बड़ा देश जल रहा है और केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी क्यों नहीं अपने देश के देशवासियों को समझा पाए? अब आज इतने दिनों के बाद आप बोल रहे हैं हम समझा रहे। अगर यही बात, जो भी बातें थी, जो भी बातें, और हमारा भी स्टैंड यही है कि इसके अंदर जो भी दुविधाएं हैं उसको क्लियर किया जाना चाहिए, तब ये जाकर जनता के सामने ठीक है। शिवम इसका जवाब दे रहे हैं। किसी भी शिवम, राज्य पर थोपा नहीं जाना चाहिए। शिवम एक चीज तो है जो बात पांडे जी ने यहां पर कही, उसमें एक चीज तो है कि अगर लोगों को विश्वास में लिया गया था, कॉन्फिडेंस में लिया गया था, फिर लोग सड़कों पर क्यों है, फिर प्रोटेस्ट और एहतजाज क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए, और मैं इतना भी जवाब कहूंगा, इसका। जो लोग शाहीन ठीक है, आंदोलन जवाब कर रहे सुन हैं, जवाब मैं सुन उनसे लीजिए। भी निवेदन करूंगा कि आंदोलन शाहीन बाग में हिंसक नहीं होना चाहिए, आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। जो मेरी देश को जलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं 7 जन्मों, अपने 7 पीढ़ियों के नाम बताने के लिए तैयार हूं, कागज दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश छोड़कर नहीं जाने वाली। वहां पर इस देश के बड़े बड़े प्रबुद्ध विपक्षी नेता और प्रबुद्ध पत्रकार जा रहे हैं। क्या वो उनको ये तक नहीं बता रहे कि उनको आपको कोई जाने के लिए नहीं कह रहा?
वो उनको उल्टा झूठ JNU बोलकर में डरा रहे हैं। छात्रों को इसके अलावा पुलिस आप जिस मुझे तरह से एक चीज डंडा और बताइए, जब गोली बारंबार चलाई एक है, चीज इसको को भी कहा सोचने जा की रहा जरूरत है, है ये भी नहीं कि होना आपको चाहिए। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी कागजात नहीं मांगा जाएगा, बावजूद इसके लोगों को भड़का रहे हैं कुछ ऐसे लोग। बॉलीवुड में से उठा लीजिए, एक बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर एक स्टेज पे 50,000 की भीड़ के सामने अपने एक बॉडीगार्ड जो मुस्लिम है उनको अपनी बगल में खड़े होकर कहते हैं कि अगर इसको कोई देश से निकालेगा तो उसके बाद भीड़ करना पड़ेगा आपको। सारी गालियां उस व्यक्ति ने दी है, अब उस व्यक्ति को मैं क्या कहूं? भाई या तो तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़कर जहां से भी देखा देश के नागरिक पागल हैं क्या? आगे क्या जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, ये पागल हैं? ठीक है, मैं शिवम के इस पॉइंट का जवाब तहसील पूनावाला से लूंगा। एक करके बात कीजिए, बार कह रही है, एक करके बात रखिए। ठीक है, शिवम बात हो गई, बात हो गई। मैं आप ही के सवाल पे जवाब दे रहा हूँ। भड़का रहे तो कौन भड़का रहा है? ठीक है, तहसील पूनावाला गृह मंत्रालय जवाब दे, गृह मंत्रालय का आईबी जवाब दे। देश में पांडे जी बात हो गई, पांडे जी आपके सवाल पे ही मैं जवाब ले रहा हूँ। देशवासियों को भड़का रहे। शैलेश जी बात हो गई। मैं तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, बार जो बात जो शिवम त्यागी ने जो बात कही, बार यही बात सरकार की तरफ से, यही बात बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को समझाया नहीं जा रहा है। जो लोग सड़कों पर उतरे हुए ये सियासत का असल में शिकार हो रहे हैं। क्या सच्चाई यही है? ये असफलता है, तहसीन पूनावाला जी, असफलता है, नरेंद्र मोदी जी की असफलता है, अमित शाह जी की असफलता है। ठीक है, पांडे जी बात हो गई, पांडे जी बात हो गई। तहसीन पूनावाला जी का ऑडियो विश्वास में नहीं ले पाए। इनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए प्लीज आप फेडर डाउन कर दीजिए। कोरा नारा है, कोरा नारा है। ठीक है, देखिए जी कंटिन्यू कीजिए, तहसीन कंटिन्यू कीजिए। देखिए 2-3 चीज समझिए। कह रहे कि ओके शिवम भाई कह रहे हैं और हुकूमत कह रही है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, मान लेते हैं। लेकिन आसाम के वजीर आला यानी कि बीजेपी के वजीर आला खुद कहते हैं, उनके शब्द है कि जो मैं कोई ये भी नहीं नए कह रहा सिटीजन लोगों को भड़काया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन भड़का रहा है? गृह मंत्रालय का आईबी है, इंटेलिजेंस। आई रिक्वेस्ट यू मुझे बोलने दीजिए। कौन भड़का आई रहा है? रिक्वेस्ट यू लोगों को आई रिक्वेस्ट यू इसी का हम जवाब ले रहे हैं, सुन लीजिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। जो सवाल आपने खड़े किया उसी का जवाब ले रहे हैं। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, दोबारा से भाइयों, तहसीन भाई आपकी तरफ से बोल रहे हैं, पाए। आप दोनों हम लोगों को ठीक है, शिवम सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए आप अपने जी। तहसीन कंटिन्यू आप कीजिए, तहसीन पूनावाला आप कंटिन्यू कीजिए। विश्वास में लीजिए। देखिए अगर आसाम के सीएम खुद कह रहे हैं कि हम आसाम अकॉर्ड को वायलेट नहीं होने देंगे, यानी कि अगर वो वायलेट नहीं होगी मतलब सीए खुद आसाम में लागू नहीं होगा, क्योंकि सीए का कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014 और आसाम अकॉर्ड का कट ऑफ डेट है 1971। तो खुद आसाम के सीएम बोल रहे, तो क्या आसाम के सीएम भी देशद्रोही है? क्या वो भी देश को भड़का रहे? पहली सवाल। दूसरा सवाल, शिवम भाई ने कहा कि आसाम अकॉर्ड 1971 का है, 1971 ने 1985 का है, वो एक छोटी चीज है, उसे छोड़ देते, छोटी मोटी गलतियां होती रहती। तीसरी चीज, आप कहते हो कि एनपीआर में आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, सेक्शन 14A सिटीजनशिप एक्ट, एनपीआर पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है वेरिफिकेशन जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, तीसरा स्टेप है एनआरआईसी। जब वो तीसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप में वेरिफिकेशन होगा, क्या वजीर आजम वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे? क्या कानून आधा ही लागू हो सकते हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्या आप आधा प्रेग्नेंट हो सकते हो? आपको तो पूरा प्रेग्नेंट हो रहा है, तो कानून आधा लागू नहीं हो सकता। अगर एनपीआर होगा तो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा तो एनआरआईसी होगा, एनआरआईसी होगा तो आप क्यों कह रहे हो कि वो अलग अलग चीजें? एक ही चीज है, क्योंकि एक ही कानून के धारा से आते 14 है। और अपनी बात पे समाप्त करता हूं, मैं दोबारा से हाथ जोड़ के पूछता हूं, रेफ्यूजीज कहां लिखा है सीए में? आप मुझे वो सेक्शन बता दीजिए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। आप यहां की बात करते हो, कहां लिखा है मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांगूंगा। 10 सेकंड हाथ जोड़ के शहजाद पूनावाला से एक बार मैं और कह देता हूं, आप सुन लीजिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है आसाम अकॉर्ड 1985 में हुआ था, राजीव जी ने किया था। अब सुन लीजिए सेक्शन नंबर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है
सेक्शन नंबर सीए और रेस्ट ऑफ इंडिया की रेफ्यूजीज। प्रॉब्लम दूसरी है। आसाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आसाम में ऑलरेडी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी वहां के हाई कोर्ट के जज के अंडर में गठित करके बात करना शुरू कर दिया है। सेक्शन नंबर सीए, तो देश में सेक्शन नंबर सीए बैठकर झूठ बोलना और बरगलाना बंद करिए। आसाम की प्रॉब्लम अलग है, रेस्ट ऑफ इंडिया के जो इश्यूज है वहां जाते हैं, क्योंकि आसाम में कट ऑफ। तो आप कह रहे हो सीए आसाम में लागू होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हो आसाम में सीए लागू होगा। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता है वाला, आप तो सरकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वो सरकार महिलाएं बच्चे बार बार कह रहे थे एनपीआर और एनआरआईसी, एनपीआर इज द बेबी ऑफ एनआरसी, तब आपको क्या दिक्कत थी? तब आप बिल्कुल चुप थे, आपने एक शब्द नहीं बोला। और आज आपको हर चीज से प्रॉब्लम है। आज जब सरकार कह रही है कि भाई आप मेरे को सेक्शन नंबर बता दो ना, मैं आपको वही पीपल सो दैट कि हम जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको जो सोशल वेलफेयर स्कीम देनी है हम उसको लेकर कर रहे हैं, हम एनआरसी पर नहीं जा रहे। सवाल क्या पूछे, जवाब क्या दे रहे भाई? ठीक है, बात हो गई आप लोग। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे? ठीक है, नहीं बात हो गई। मैं गंगवार जी एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, जो इशू यहाँ पर शिवम ने उठाया था, आपको पूछा सेक्शन नंबर बताइए, आप मेरे को कुछ और बता रहे हो। नहीं ठीक है, आप सुन लीजिए, तैसे बात हो गई। अरे आप मुझे ये बताइए, गंगवार जी सूर्जेवाला शिवम बात हो गई, शिवम बात हो गई, शिवम बात हो गई, एनआरसी से प्रॉब्लम नहीं थी। शिवम त्यागी बात हो गई, शिवम जी बात हो गई। मैं गंगवार जी से एक चीज और समझना चाह रहा हूं। मैं अतुल गंगवार जी, एक बात जो बार बार शिवम ने कही और बीजेपी भी और सरकार भी यही कह रही कि आखिर लोगों को घबराने की क्या जरूरत है। और जो बात अभी शिवम ने कही कि आसाम का एनआरसी जो है वो अलग है और पूरे मुल्क का, रेस्ट ऑफ कंट्री का जो है वो अलग होगा। लोगों को डर तो आसाम से ही मिला है, जहां पर ना तो एक्स सीएम की फैमिली उसमें आ रही है, ना एक्स प्रेसिडेंट की फैमिली आ रही है। डर तो आसाम से ही शुरू हुआ है। गंगवार साहब नहीं, देखिए इसमें एक चीज आप बताइए कि अभी तक जो सरकार जो कदम उठा रही है और उसमें क्या अभी तक कोई बाहर गया है, क्या किसी को कोई तकलीफ हुई है? एक दूसरी चीज ये है, मेरा कहना है कि सभी राजनीतिक दल बात तो लोगों के भले के लिए कर रहे हैं, सब खड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी दुकान से जाकर हम ठीक बात कर रहे हैं, हम ज्यादा हक की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा, इसमें मामला जा रहा है उलझता हुआ। जो चीज किसी एक समय में प्रासंगिक थी कांग्रेस के लिए, शिवम ने बार बार पूनावाला भाई से हर बार वो बात कही कि आप सब्जेक्टिव क्यों हो रहे हैं, आप जो रणदीप सुरजेवाला जो बयान दे रहे थे क्यों आप उसका आज उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने जाने अनजाने या जानबूझकर ये मसला मुसलमानों के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया ले जाकर, और कहीं ना कहीं आप इस बात को नहीं समझने के लिए तैयार हैं कि आपकी जो हरकत है ये कहीं ना कहीं देश को एक बार फिर चौराहे पे लेकर खड़ा कर रही है। और उससे पहले बताया गया था बिल्कुल खालिद इबादुल्लाह साहब, आखिर मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार को रास्ता अपोजिशन दिखाता है, अगर सरकार से कहीं पर गलतियां होती हैं तो उस गलती पर उंगली उठाना भी है, उस गलती को सुधारना अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन खालिद इबादुल्लाह साहब, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अपोजिशन ही जब बिखरा हुआ है, अपोजिशन ही जब कमजोर है, तो सरकार को रास्ता कौन दिखाएगा? खालिद इबादुल्लाह देखिए, सरकार को रास्ता दिखाने वाले जनता जिस तरह से रास्ते पे उतरकर आंदोलन कर रही है, अबू हरारा भाई ये देखिए ना कि जो लोग राजनीति के बारे में जानते हैं ना, राजनीति करना पसंद करते हैं, वो लोग रास्ते पे उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। उसको अगर आप बोलिएगा कि अपोजिशन है तो इससे और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। वो लोग उतर गए जो लोग राजनीति न कभी किए हैं और राजनीति करना पसंद करते हैं। शाहीन बाग का हालत देखिए, पूरे हिंदुस्तान में मैदान, पाक सकस मैदान में देख लिए, पूरे हिंदुस्तान में हर इलाका में हर जगह में हजारों हजार की तादाद में आंदोलन हो रहे हैं। ये क्या सब राजनीति करते हैं या क्या सब अपोजिशन पार्टी के लोग हैं? ये लोग तो आम जनता है। ये जनता अगर उतर गई है उसके बाद रास्ता दिखाने का काम तो जनता ही करेगी। जनता रास्ता लोगों में बेचैनी तो है, दिल्ली में लोगों में डर और बेचैनी तो है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस बेचैनी पर बेचैनी को कम करना, ये इसे समझाना। और वो इसी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं तो उनको ये चीज याद होगी कि इसी देश में 1920 से 22 के बीच में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था इसी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, तो 22 में आते आते चौरी चौरा में एक कांड हो गया था जहां पर थोड़ी सी हिंसा भड़क गई थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने सिर्फ इस बात से वापस ले लिया था कि हम हिंसा नहीं चाहते, ये लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, इंसिनुएट कर रहे हैं, उसको आगे ला रहे हैं। आप गांधी जी को मानते हो तो उनका कम से कम 1% तो मान लीजिए,
एक व्यक्ति ने इतना बड़ा असहयोग आंदोलन खड़ा किया देश को आजाद करने के लिए, और थोड़ी सी हिंसा चौरी चौरा में हो गई थी तो वो वापस ले लिया था। आप इस देश के युवाओं को, यूनिवर्सिटीज को, लोगों को और खास तौर से मुसलमानों को ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों में एक बेचैनी और डर अगर लोगों में है तो इस पर भी सरकार को निकल कर आना चाहिए और लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लोगों को भरोसे में सरकार को लेना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और जाहिर सी बात है कि सरकार को रास्ता दिखाने का काम अपोजिशन को होता है। अपोजिशन में अगर यही बिखराव रहा, यही कमजोरी रही तो इसका फायदा जरूर सरकार को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अतुल गंगवार साहब, शिवम त्यागी, डॉक्टर एम एच खान साहब, शैलेश पांडे जी और खालिद इबादुल्ला, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।